नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 19 तारीख है और देखिए बड़ी खबर। एक बार फिर पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर बैठा हुआ है। लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए दुबई को लेकर, यूएई को लेकर जिस तरह से खबरें हैं कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, और उसके बाद जो है सऊदी पर लगातार हमले हो रहे हैं। हूती की तरफ से हॉर्मूज में जहाज जल रहे हैं, लाल सागर में हमले हो रहे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के आगोश में है। और ऐसे में एक बेहद अहम खबर जो बड़ी नोटिसेबल चीज है, और ये जो मेक्का पैक्ट हुआ, मुस्लिम देशों का जो पैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच, इसको लेकर एक बड़ी अहम खबर है। देखिए जो हमले हुए सीरिया में, इसको लेकर अब तुर्की और इजराइल आमने सामने है। ये बड़ी अहम खबर है। देखिए ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब ये कोशिशें चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मुस्लिम देशों की एक सेना बने, लेकिन इसी बीच एक खबर आ जाती है। देखिए हुआ असल में ये कि सीरिया में अबू अल दुहर एयरबेस जो है, सीरिया का एयरबेस, उस पर इजराइल की तरफ से 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, 8 एयर स्ट्राइक्स हुई। वहां पर हमले हुए, सीरिया पे एयर स्ट्राइक्स भी थी और मिसाइल्स भी फायर की गई, ऐसा कहा गया सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस पर। इस हमले के बाद तुर्की, अमेरिका और सीरिया तीनों ने यह बात कही कि ये हमले जो हैं इजराइल की तरफ से हुए और हम इसकी आलोचना करते हैं। पहले तो जब ये हमले हुए तब ये सस्पेंस खड़ा हो गया था कि क्या ये जो है हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, इस तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन फिर कुछ देर बाद ये बात क्लियर हुई कि ये हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से किए गए। अब सवाल ये है कि इस समय सीरिया के एयरबेस पर हमला करने का मकसद क्या है। अब इसकी टाइमिंग देखिए। ये हमले ठीक उस समय होते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से फोन पर बात होती है, और बताया जाता है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मेक्का पैक्ट की तारीफ करी कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में जो पैक्ट हुआ है वो बहुत अच्छा है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में लगातार था, शुरू से ही उनकी कोशिश चल रही थी कि जो है मुस्लिम देशों की एक सेना बनाई जाए जो कि हॉर्मूज में इंटरवेंशन करे। ये कहा जाए कि ये सेना जो है वो लाल सागर में जहाज़ों को सुरक्षित रूप से लाएगी, ले जाएगी, वो उस दिशा में कोशिश होगी। लेकिन असली प्लान ये था कि इस मुस्लिम देशों की सेना को बना के ईरान से भिड़ाया जाए। और हो सकता है एर्दोगन से जो बात हुई उसमें रीजनल जो पूरे मैटर को लेकर चर्चा हुई, उसमें एक मुद्दा ये भी हो कि फॉर्मेशन ऑफ दिस फोर्स। लेकिन एर्दोगन की तरफ से 2 मैसेज दिए गए। पहला ये कहा गया कि हम जो है वो ये जो पैक्ट हुआ है ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए है, हमले के लिए नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि ईरान के साथ जो है आप बातचीत करिए और किसी तरह की जंग नहीं होनी चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। अब इजराइल को भी ये डर सता रहा है कि अगर मुस्लिम देशों की कोई सेना वाकई बन गई, अगर 14-15 मुस्लिम देशों ने सेना बना ली और वो किसी तरह का ऑपरेशन उन्होंने मिलकर शुरू कर दिया, तो कल को ये मुस्लिम देशों की सेना इजराइल के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। भाई सऊदी हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, या जो भी देश हैं सबके सब ये इजराइल के खिलाफ है, खासतौर पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर। तो इजराइल को, नेतन्याहू को यह डर है कि अगर ये 14-15 मुस्लिम देश एक हो जाते हैं तो भले ये ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार किए गए, लेकिन आने वाले वक्त में ये इजराइल के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं और इनकी एकजुटता भारी पड़ सकती है इजराइल को। नेतन्याहू कतई नहीं ये चाहते कि किसी तरह का ये पैक्ट हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप एर्दोगन से बात कर रहे हैं, उसके आसपास ही जो है वो सीरिया पर हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक्स हो जाती है। और नेचुरल सी बात है कि जो बयान आया तुर्की की तरफ से, तुर्की ने इसकी आलोचना की। देखिए टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान सेज दैट ही स्ट्रांगली कंडेम्स इजराइल्स एयर स्ट्राइक ऑन सीरियाज अबू अल दुहर बेस। हकान फिदान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से कहा गया तुर्की के कि इजराइल ने जो हमले किए हैं इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। बात नंबर 1, द मिनिस्टर कॉल्ड ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर इजरायली एक्शंस। तुर्की का कहना है कि इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, कि आज गजा पर हमला कर दिया, कल लेबनान पर हमला कर दिया, फिर सीरिया पर हमला कर दिया, इजराइल के इन हमलों के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसको जिम्मेदार बताया जाना चाहिए, और ये तय हो कि भाई अगर ये हमला किया है तो इसके लिए फिर परिणाम भी भुगतने होंगे। तुर्की ने तीसरी बड़ी बात कही है कि ये जो है वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, कि जो इजराइल की तरफ से हमले हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो है उल्लंघन हो रहा है। यानी इस मुद्दे पर सीरिया, देखिए सीरिया जो है वो हमेशा तुर्की के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका,
और अगर इसराइल वहाँ पर हमले करता है तो तुर्की का भड़कना जो है वो स्वाभाविक है। अब कोशिश ये थी, क्या नेतन्याहू ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप और तो एर्दोगान के बीच किसी तरह का समझौता ना हो या अरब देशों का कोई सेना का फॉर्मेशन ना हो पाए, इसलिए तनाव खड़ा करने के लिए ये जो है इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। ये भी एक कोशिश हो सकती है कि किसी तरह का कोई समझौता ना हो पाए, और अगर तुर्की और इसराइल के बीच में तनाव है तो नेचुरल सी बात है कि ट्रंप जो है वो उनका फिर कोई डील नहीं हो पाएगी तुर्की के साथ। तो ऐसे में ये तुर्की और इसराइल दोनों इस सीरिया में जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इसको लेकर अबू अल दुहर बेस एयर बेस को लेकर आमने सामने। दूसरी तरफ आप देखिए यूएई पर जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई ईरान की तरफ से, काफ़ी वक्त बाद ये हमला हुआ, काफ़ी वक्त बाद ये हमला हुआ है। ताकि अब ये बता रहा है कि ईरान ने अपना एक एग्रेसिव रणनीति अपनी ले ली है, एग्रेसिव अप्रोच ले लिया है कि अब तक हमले अमेरिका कर रहा था, अब तक हमले इसराइल कर रहा था और ईरान उसका जवाब देता था। लेकिन अली खामनेई साहब जैसे हमेशा से कहते रहे कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और अगर आपको ये शक है कि दुश्मन हमला करने वाला है तो आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, उस पर पहले हमला भी कर सकते हैं। तो अब यही पॉलिसी को फॉलो कर रहा है ईरान, आईआरजीसी और ईरान की सेना। और एमओयू खास तौर पर खत्म होने के बाद, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अब इसराइल की एंट्री होने वाली है, डायरेक्ट एंट्री होगी और अमेरिका और इसराइल की सेना मिलकर हमला करेगी। इससे ज़्यादा और क्लियर कट और बात क्या हो सकती कि ईरान पर हमला होने जा रहा है। इसीलिए ईरान ने अब बड़ा अप्रोच ले लिया है और अपनी शर्तें सामने रख दी हैं कि देखिए ऐसा है, मुआवजा दीजिए, जितने फ्रीज एसेट्स हैं उनको रिलीज करिए, अपनी सेना यहां से हटाइए, अरब बेसिस खाली करके निकलिए, तभी आपसे किसी तरह की बातचीत होगी, वरना बातचीत भी नहीं होगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान ने ये जो हमले हुए हैं इसको वार्निंग शॉट्स माना जा रहा है। जो यूएई पर हमले हुए इसको वार्निंग शॉट्स माना जा रहा है। ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि अगर किसी भी तरह का थ्रेट आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी लिहाज से ये हमले हुए। हॉर्मूज में कल ईरान ने एक जहाज़ पर फिर हमला किया, उसे तबाह कर दिया। खबरें ये हैं कि ईरान की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है अमेरिका के ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए। देखिए अब तक जो है अमेरिका के जो करीब 18 से 20 जहाज़ खड़े हुए हैं अरब सागर के आसपास, और जो ईरान के जहाज़ आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे हालात में ईरान की तरफ से अब ये फैसला भी हो सकता है कि अमेरिका के इस ब्लॉकेट को तोड़ने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जाए। बताया जा रहा है कि कई एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो खर्ग आइलैंड के आसपास, अबू मूसा आइलैंड के पास, बंदर अब्बास के पास तैनात की गई हैं। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हो सकता है। ईरान की तरफ से भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, कई अलग बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ जो हैं ईरान की, वो बयान दे रही हैं कि अमेरिका के जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा अगर ब्लॉकेट नहीं हटा तो। यानी बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जिसको अभी तक हम सुनते आ रहे थे ईरान की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अब हमले की बारी ईरान की है। एक बात तो दूसरी ये हो गई। दूसरी, अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होता है उसकी भी रणनीति ईरान ने तैयार कर रखी है। बहरीन और कुवैत में अंदर घुस जाएगी ईरान की सेना, जहाज़ों के जरिए और पैराट्रूपर्स के जरिए ईरान की सेना इन 2 जगहों पर अमेरिकन बेसिस पर कब्जा कर सकती है। और यही इसी का ही वार्निंग शॉट है यूएई पे जो मिसाइल्स मारी गई, यही वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं जो की गई है। यानी कुल मिला के पूरा अरब मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर बैठा हुआ है और यहाँ से ये जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि इजराइल की एंट्री कब होती है। क्या चुनाव के पहले एंट्री होगी? जैसा मैं पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि कहा जा रहा है कि जो है वो हमले जो है वो चुनाव के, इजराइल में चुनाव के ठीक पहले हो सकते हैं, क्योंकि ताकि चुनाव को टाला जा सके। जो इनपुट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू चुनाव हार सकते हैं, नेतन्याहू इलेक्शन हार सकते हैं। ऐसे में क्या ठीक चुनाव के पहले हमला करके इलेक्शन को ये कह के टाल दिया जाएगा कि कंट्रीज एट वॉर और युद्ध के समय इलेक्शंस नहीं हो सकते? इसका फ़ायदा क्या जंग के बीच में एग्रेशन होगा? नेचुरली ईरान भी पलटवार करेगा। तो क्या इन हमलों का फ़ायदा, जंग का फ़ायदा नेतन्याहू को मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन अभी देखिए कुल मिला के हालात ये हैं, हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, लाल सागर पूरी तरह से बाब अल मंदेब बंद है, अरब देशों में लगातार स्ट्राइक हो रही है। सऊदी के अरामको में कल हमला हुआ, ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं। उसके पीछे परसों जो है वो इराक में एक ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ। यानी अरब देशों का तेल जल रहा है, तेल के ठिकाने निशाने पर हैं। ये मैं आपको पहले ही कह रहा था कि अगर आप रूस का तेल जलाओगे तो सऊदी और अरब देशों का तेल जलना तय है। देखिए बात सही साबित हुई नहीं हुई।
मैं आपको बार बार कह रहा था कि रूस की 100 ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हो चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। नतीजा क्या है देखिए आप, अल्टीमेटली सऊदी का जो है ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं। हूती अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहे हैं। हूती का निशाना समंदर में, अगर सऊदी का जहाज तबाह हो जा रहा है, वो भी जंगी जहाज तबाह हो रहा है और हूती मिसाइल दाग रहा है, तो उस मिसाइल को किसी ना किसी सैटेलाइट की मदद तो मिल रही होगी नेविगेशन के लिए, एग्जैक्ट कहाँ पर हमला करना है। ऐसे हालात में बताया ही जा रहा है कि रशियन सैटेलाइट्स जो हैं वो मदद कर रहे हैं हूती और ईरान की इन हमलों में, ताकि समंदर में जहाज़ों को जो मिसाइल्स मार के हमले किए जा रहे हैं, इसके लिए आपको सैटेलाइट मदद की ज़रूरत है। तभी आप वो जीपीएस से लोकेट कर पाएंगे एग्जैक्टली कि कहाँ पे जहाज़ पर हमला करना है। जो सऊदी के जहाज़ पर परसों हमला हुआ रात को, और वो 4 मिसाइल्स मारी गई उस पर, और वो सबकी सब सटीक निशाने पर थी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या रूस और पुतिन पीछे से बैक कर रहे हैं हुतीस को। देखिए कुल मिला के हालात ये हैं, पूरा अरब एक बार फिर झुलस रहा है। सऊदी को कोई ज़रूरत नहीं थी यमन पर हमला करने की, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये हमला साजिशन किया गया है पूरे अरब को एक बार फिर ईरान के खिलाफ करने के, लेकिन ईरान इस बार एग्रेसिव मोड में है और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। इजराइल पे 100 से ज़्यादा ठिकाने तय कर लिए गए हैं ईरान की तरफ से हमला करने के लिए, 100 से ज़्यादा निशाने, और उसका सीधा सीधा मतलब है 100 मिसाइल्स रेडी हैं, 100 खैबर शिकन मिसाइल्स रेडी हैं इजराइल के लिए। अगर इजराइल की तरफ से हमले होते हैं, भयंकर जंग होगी फिर से इजराइल और ईरान के बीच में। ऐसी तमाम वार्निंग्स हैं और इसको लेकर प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है। जो चाइना नया रूट खोज रहा है यूरोप अपने जहाज़ों को पहुंचाने के लिए और तेल सप्लाई के नए रूट की बात कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि चाइना को इस बात को समझ रहा है कि हॉर्मुज में ज़बरदस्त जंग होने वाली है। यानी आप देखिए पूरे 13-14 देश जो हैं आसपास के, वो सब के सब जंग की जद में हैं, और किसी भी वक्त एक ऐसी जंग देखने को मिल सकती है जो कि पिछली बार से ज़्यादा विनाशकारी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश है कि हर खबर के पीछे जो इनसाइड स्टोरी है वो आप तक पहुंचाई जाए। तुर्की और इजराइल, अगर तुर्की सीरिया पर हमला करता है तो उसका मकसद क्या था, तुर्की की तरफ से क्या एक्शन होगा, मुस्लिम नेटो फोर्सेस बनाई गई हैं तो वो क्यों बनाई गई हैं, क्या और देश शामिल होंगे, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ है, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जो खबरें आपको दूसरी जगह ना मिले वो एनालिसिस सटीक यहाँ पर मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स करें, मैं आपके सारे कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।